नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर। हिस्ट्री की क्लास में पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गुलाम वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश थे उन सभी के बारे में मैंने बारी बारी से आप लोगों को जानकारी दी। आज स्टार्ट होगा बेटा मध्यकालीन में मुगल वंश। मुगल वंश प्रारंभ करने वाले मुगल वंश के संस्थापक कौन होते हैं, मुगल वंश के जितने भी बनने एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी आपसे। तो आइए जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है और इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। मुगल वंश वंश जब हम मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है। तो मुगल वंश का शासनकाल है, वो है बेटा 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। ठीक। हाँ, 1526 ईस्वी यानी पानीपत का प्रथम युद्ध से लेकर के जब ये भारत शासन अधिनियम 1858 का आता है, यानी कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को क्या करता है कि पूरी तरीके से पूरा भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है। उसी दिन क्या हो जाता है कि बहादुर शाह जफर को भी बाहर कर दिया जाता है, यानी कि सुल्तान बादशाह की उपाधि भी खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ तक माना जाता है मुगल वंश। ठीक। तो इसके जो फाउंडर थे, इसके संस्थापक थे, वो कौन थे? संस्थापक। तो इसके संस्थापक बेटा कौन थे? तो बाबर, मोहम्मद यानी कि बाबर थे। ठीक। बाबर। अब बाबर का जो मूल नाम था वो कौन था? कि मूल नाम क्या नाम था? जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर। ठीक। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जो बाबर का जो मूल वंश था वो कौन सा था? इसके पिताजी किस वंश से संबंधित थे? तो चगताई। मूल इसका वंश जो था कौन था? चगताई वंश। ठीक। मगर इसने बाबर ने भारत में कौन सा वंश की स्थापना की? तो भारत में बेटा याद रखना, भारत में इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश। चगताई वंश से इसने शासन नहीं किया, चगताई वंश को इसने अडॉप्ट नहीं किया। इसने क्या नाम रखा उसका? मुगल वंश। अब बात करते हैं कि मुगल वंश का जो संस्थापक था मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, इसका जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 1483 ईस्वी में, फरगना में। ठीक। इसका जो जन्म होता है बाबर का जन्म, बाबर का जन्म कहाँ होता है? तो 1483 ईस्वी में फरगना। फरगना। और ये बेटा फरगना कहाँ पड़ता? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। स्थान। ठीक। इसके जो पिताजी थे वो कौन थे? उमर शेख मिर्जा। कौन थे? उमर शेख मिर्जा। जो पिता थे उनका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ठीक। हाँ, उमर शेख मिर्जा थे इनके पिताजी का नाम। और ये कहाँ के शासक थे? तो ये बेटा थे फरगना के शासक थे। फरगना के शासक। ठीक। फरगना के शासक थे। अब अगर यहाँ से बात आ जाए तो इसकी जो मूल इसकी बाबर की मूल उपाधि कौन सी थी? बाबर की मूल उपाधि कौन सा टाइटल था इसका? तो मूल उपाधि इसकी थी मिर्जा। कौन सी थी?
मिर्जा थी। ठीक, ये भी याद रखना। उसके बाद ये बादशाह की भी उपाधि धारण करता और कलंदर की उपाधि धारण करता, गाजी की भी उपाधि धारण करता, बहुत तरह तरह की उपाधियां ये धारण करता है। ठीक है, तो और इसके बाद में क्या, इसकी माता का नाम जो होता है, अब एक बात, अगर उमर सिंह की मिर्जा की बात करेंगे तो उमर सिंह मिर्जा की मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1494 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। छत से गिर करके इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक संदिग्ध मृत्यु होती है इसकी। ठीक है, हाँ, 1494 ईस्वी में। और तभी 1494 में ही बहुत कम उम्र में ही शासक बनता है, फरगना का शासक बनता है। ठीक, उसके बाद जब इनकी माता की बात करेंगे हम, माता जी इसकी कौन सी थी माता? तो कुतलुग निगार खानम। कौन सी थी? कुतलुग निगार खानम। लुग निगार खानम। ठीक, हाँ, ये किस वंश से, यानी कि इनके पिता का संबंध किस वंश से था? तो इसका वंश कौन सा था? ये वंश यानी कि किस वंश से पिताजी थे? तो तैमूर वंश थे। तैमूर, तैमूर। और माता का कौन सा, किस वंश से संबंधित था? दोनों वंश का खून था बाबर के अंदर। तो ये क्या था? ये मंगोल वंश, मंगोलियन थी, मंगोल वंश। ठीक, मंगोल वंश। ये बात याद रखना, पिता तैमूर वंशीय था और माता मंगोलियन थी। ठीक, उसके बाद में इसका जब राज्याभिषेक हुआ तब कब किया गया बाबर का राज्याभिषेक? तो बाबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो 11, जब इनकी मृत्यु होगी तभी इसका राज्याभिषेक होगा। तो 1494 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। 1494 ईस्वी में राज्याभिषेक। और जब राज्याभिषेक, देखो इसका जन्म बेटा कब होता है? तो जन्म इसका 1483 में होता है, 1494। तो लगभग 11 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है। लगभग 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बनता, शासक बनता। ठीक, तो याद रखना इसका मूल नाम क्या था, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि बाबर मुगल वंश का संस्थापक। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो बाबर के द्वारा। बाबर का मूल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका नाम। इसके ये वंश, इसका मूल वंश कौन था? चगताई वंश था। है, भारत में इसने मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद इसका जन्म कहाँ होता है? तो 1483 ईस्वी में फरगना के, फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। जो मिर्जा टाइटल था, पीछे मिर्जा लगाता था, इस वजह से इसकी उपाधि कौन सी थी, टाइटल कौन सा था? मिर्जा। बाद में ये बादशाह की भी उपाधि धारण करता है, बादशाह की भी उपाधि धारण करता है। इसे बताएंगे कब किसने कौन सी उपाधि धारण की। ठीक है, और जब ये गद्दी पर बैठा तो मात्र इसकी अवस्था को बहुत ही अल्प आयु का था, मात्र 11, लगभग 11 साल का ये था। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसके वहां पर यानी कि उज्बेकिस्तान या अरब वाली कंट्रियों में इसके आक्रमण किए इसने, कैसे, किस पे, कब आक्रमण किया? ठीक, बाबर के द्वारा किए गए आक्रमण। ठीक, तो इसने कब कौन सा आक्रमण किया देखते हैं। तो पहला जब इसने आक्रमण किया तो ये 1501 ईस्वी में समरकंद को इसने क्या किया? समरकंद पर आक्रमण करता है। तो 1501 ईस्वी में ये समरकंद पे आक्रमण करता है, पर आक्रमण आक्रमण किया। ठीक, समरकंद इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, समरकंद को जीतना। तो समरकंद पर इस आक्रमण करेगा। उसके बाद 1504 ईस्वी में फिर ये काबुल पर आक्रमण करेगा। दूसरा कब करेगा? तो 1504 ईस्वी में काबुल को पर आक्रमण करेगा। काबुल,
पर आक्रमण करेगा, आक्रमण किया, ठीक। उसके बाद में फिर ये समरकंद पर आक्रमण करेगा 1507 ईस्वी में, पर आक्रमण किया, ठीक। और जब ये 1504 ईस्वी में ही इसने किसकी उपाधि धारण की, तो 1507 ईस्वी में इसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की, पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। यह भी पहला शासक था जिसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। तो बादशाह या बादशाह की उपाधि कब धारण की इसने, तो 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक। और इसने, और अगर उपाधियों की बात करते हैं तो इसकी और उपाधियां देख लेते हैं। तो इसने एक और उपाधि धारण की कलंदर की, किसकी उपाधि धारण की, कलंदर की, ठीक। कलंदर की बेटा उपाधि कब इसने धारण की, तो कलंदर की उपाधि बेटा धारण की इसने 1526 ईस्वी में पानीपत, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध में जैसे इसने जीता तो इसने क्या किया कि काबुल में सोने और चांदी के सिक्के बंटवा दिए, ठीक। तो इसकी उदारता के कारण, कलंदर की उपाधि किसके कारण मिलती है, इसकी उदारता के कारण, उदारता के कारण, उदारता के कारण, उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि किसके कारण मिलती है, इसकी उदारता के कारण, क्योंकि दान खूब करता है, वो सिक्के बंटवा देता है सोने और चांदी के, इस वजह से कलंदर की उपाधि से नवाजा गया, ठीक। हाँ, पानीपत के प्रथम। अब गाजी की उपाधि इसे कब मिलती है, तो खानवा की, गाजी की उपाधि, एक और उपाधि मिलती है, उसका नाम है बेटा गाजी, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि कब मिलती है, जो खानवा का युद्ध होता है, खानवा का 1527 ईस्वी में एक युद्ध होता है खानवा, खानवा का युद्ध के बाद, गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, गाजी का मतलब क्या होता है, काफिरों का, काफिरों का वध करने वाला। काफिर कौन होते थे, गैर मुस्लिम लोग होते थे, यानी कि हिंदू होते थे। काफिरों का वध करने वाले को क्या कहा जाता था, गाजी। तो गाजी की उपाधि कब धारण की इसने, 1527 में। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, राणा सांगा और मोहम्मद बाबर के बीच में, बाबर के बीच में होता है इस, और इसी युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक, खानवा युद्ध के बाद। आगे चलते हैं, इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से इसके बनते हैं जो कब एग्जामों में पूछे जाते हैं। पूर्ण तथ्य क्या क्या है महत्वपूर्ण तथ्यों में, ये एक शैली चलती थी, पद शैली होती थी, मोबियान शैली, पद शैली। तो मो कौन सी शैली थी, तो मोबियान शैली, शैली का जन्मदाता, ठीक। उसके बाद में और क्या किया जाता है इसके द्वारा, और अलंकार शास्त्र में एक किताब ली थी, रियाल ए उसच, अलंकार शास्त्र में एक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक। उसका नाम था रियाल ए उसच, रियाल ए उसच, ठीक। हाँ, रियाल ए उसच। इसके बाद
इसके बाद में इसने एक नई शैली बनाई थी जिसका नाम क्या था कि खत ए बाबरी। एक नई शैली का खोज भी की थी इसने। एक नई शैली थी। शैली क्या नाम था इसका? खत ए बाबरी। क्या था? खत ए बाबरी। खत ए बाबरी। खत ए बाबरी। ये एक नई शैली बनाई थी इसने। ठीक। मोबियान शैली का भी जन्म दिया था। इसे कहा जाता है। अलंग शास्त्र में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम रियाले उसज था। उसके बाद में एक और आता है कि आत्मकथा इसकी लिखी गई किस भाषा में? तो इसकी आत्मकथा एक लिखी थी बाबरनामा। बहुत पूछी जाती है आत्मकथा। आत्मकथा का नाम क्या है जो खुद की लिखता है? बाबर नामा। ठीक। बाबर नामा। बाबर नामा लिखी गई पुस्तक कौन सी भाषा की है? तो तुर्की है। ठीक। तुर्की भाषा में लिखी गई। ठीक। और बाबर नामा को जो फारसी भाषा में अनुवाद करवाया किया, फारसी भाषा, उसका नाम था पायंदा। क्या नाम था? पायंदा खान। और उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक। अब्दुल रहीम खान खाना। और उसके बाद में एक अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद कराया गया। वो किसके द्वारा कराया गया था? बेब रीच के द्वारा। तो बेब रीच के द्वारा। ठीक। ये दोनों बातें याद रखना कि तुर्की भाषा में मूल इसकी भाषा कौन सी थी? बाबरनामा। तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबर के द्वारा बाबरनामा। ठीक है। फारसी भाषा में पायंदा खान और अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया था अनुवाद। उसके बाद अंग्रेजी भाषा में किसने करवाया था? तो बेब रीच के द्वारा ये की गई थी। ठीक। और आगे चलते हैं कि सड़कों को मापने के लिए गज बाबरी। सड़कों को मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया था। सड़कों को नापने के लिए एक पैमाना था जिसका नाम था गज ए बाबरी। गज ए बाबरी। ये पैमाना भी किसके द्वारा किया जाता है? ये बाबर के द्वारा ही गज ए बाबरी पैमाना लॉन्च किया जाता है। ठीक। उसके बाद बाबर ने दो नए खेल लॉन्च किए थे। ठीक। दो नए खेल। दो नए खेल कौन कौन से थे? हैं? तो एक का नाम था गंजाली है, गंजीफा। गंजीफा। ठीक। और एक दूसरे का था इश्कबाजी। इश्कबाजी। गंजीफा कैसा था खेल? ये ताश का खेल था। ठीक। ताश गांव में खेलती है ताश। ताश का खेल था। ठीक। और गंजीफा इश्कबाजी क्या थी? ये था कबूतर का खेल। कबूतर की दौड़ की दौड़। ठीक। तो दो नए खेल थे गंजीफा और इश्कबाजी। ये दो नए खेल थे। ठीक। और इसने क्या किया? आगरा के पास में एक नूर ए अफगान बाग की स्थापना की। इसने क्या? आगरा के पास जयंती कला में क्या किया था इसने? एक बाग बनवाया। वो क्या नाम था उसका? नूर ए अफगान। हाँ। जिसका वर्तमान नाम क्या बेटा है? नाम क्या है? तो इसका नाम है आराम बाग। आराम बाग। आराम बाग में ही इसको दफनाया गया था। आराम बाग। ठीक। बाद में काबुल ले जाया गया। तो आराम बाग। ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद एक शाहरुख नाम के इसने क्या कराए थे? सिक्के भी चलवाए थे। शाहरुख नाम के क्या करवाए थे? सिक्के भी चलवाए थे चांदी के। इसने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलवाए।
चांदी के सिक्के चलाए। ठीक, चांदी के सिक्के चलाए। यहाँ तक बात सब क्लियर हुई। एक बार देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में है। मोबियान शैली का जन्म जाता है, इसे कहा जाता है अलंकार शास्त्र में रियाले उसज नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद नई शैली में एक खत बाबरी नई शैली एक बनाई। आत्मकथा इसकी कौन सी है? बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी है। बहुत पूछा जाए बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, क्योंकि इन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? फारसी थी। ठीक, और उसके बाद अंग्रेजी में बेब्रिज ने लिखी। फारसी भाषा पायंदा खान और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखा गया था। ठीक, और आगरा के पास में नूर ए अफगान बाग लगवाया है। उसके बाद इसका वर्तमान नाम आज के समय में किस नाम से जाना जाता है? तो आराम बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब बाबर द्वारा किए गए निर्माण कुछ याद कर लेते हैं। बाबर द्वारा किए गए निर्माण कार्य कौन कौन से? तो पहला कौन सा है? तो पहला कौन सा बेटा है? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। ठीक, उसके बाद में है जामा मस्जिद। उसके बाद में कौन सा है? जामा मस्जिद के बाद में आगरा की मस्जिद। आगरा की मस्जिद। उसके बाद में कौन है? बाबरी, इसमें बड़ा विवाद हुआ, बाबरी मस्जिद। और ये किसका? इसका सेनापति था बाबर का, सेनापति मीर वाकी के द्वारा। कहां पर ये है? तो ये अयोध्या में। तो ये इसके कुछ क्या थे? निर्माण कार्य थे। ये क्या इसके थे बेटा? निर्माण कार्य कुछ थे। ठीक, अब बात करते हैं कि बाबर के द्वारा भारत पर कौन कौन से आक्रमण किए गए, इस पर बात कर लेते हैं। बाबर के ने भारत पर कौन कौन से आक्रमण किए? तो बाबर के द्वारा कौन कौन से आक्रमण किए, इस पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए आप लोगों को लेते हैं विदा। कल मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।